सिन्हा जी, मैं जो गांधी जी का और लोहिया जी का जो दर्शन है, और मूल रूप से मैं सामाजिक दृष्टि से ये जानना चाहता था आपसे, और उसमें मार्क्सिज्म जो है, तो वो दर्शन क्या कहता है, ये भिन्न किस प्रकार हैं और एक किस प्रकार है, मुझे इसमें बहुत समझ नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे इसको समझा जाए। बात यह है कि सोशलिज्म के बहुत सारे रूप हैं। ओवन का सोशलिज्म जहाँ शुरू हुआ है वो और है। एक जिन्होंने मार्क्स को क्रांतिकारी बनाया, फ्यूअरबाख, उनका सोशलिज्म, फ्रेंचियन सोशलिज्म, फ्रेंच का सोशलिज्म ये भिन्न है। मार्क्सियन सोशलिज्म जो है वो असल में देखा जाए तो उसकी पराकाष्ठा पहुंच गई है और वो सोशलिज्म की बजाय कम्युनिज्म बन गया है। गांधी जी का सोशलिज्म बिल्कुल इससे भिन्न है। थोड़ा बहुत वो रॉबर्ट ओवन से तो मिलता जुलता है, लेकिन मार्क्स से थोड़ा बहुत ही भिन्न हो गया है वो। मार्क्स के सोशलिज्म को जो वहाँ की स्थितियाँ थीं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो स्थितियाँ हुई, उससे मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रेरित रहे। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से मार्क्स का जो सिद्धांत है वो हेगल से आया है। हेगल का रिएक्शन है। मार्क्स, हेगल ने सारे जितना भी परम सत्य है उसको एब्सोल्यूट ब्रह्म जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, तो हेगल ने सबको जब ब्रह्म बना दिया, तो मार्क्स चूँकि लेफ्ट साइड में बैठते थे और बैरडे वगैरह राइट साइड में बैठते थे, तो उन्होंने तो हेगल को ऐसा का ऐसा ही अपना करके और अध्यात्मवाद और सारा, लेकिन मार्क्स को ये चीज़ हुई कि उन्होंने उसका मेथड देख करके, उसका नाम डायलेक्टिकल मेथड लेकर के, और मार्क्स ने उसको अपने को डायलेक्टिकल मेथड से सारे को सब चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब इसमें हम दो शब्द देखते हैं, डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म तो ये कहता है कि सारी दुनिया जो है उसका आधार मैटर ही है। मेटीरियल, मैटर को खाली ये नहीं मानते जो फिजिक्स वाला मैटर है, बल्कि मेटीरियल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं सारे, उसको मानते कि ये सारा आधार है हमारे सारे थिंकिंग का भी, सारे जीवन का भी। जब मेटीरियल मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलते हैं किसी कारण से, तो हमारा चिंतन भी बदल जाता है, और उस चिंतन के हिसाब से हम हर युग के का अपना एक ढंग होता है, उस ढंग के हिसाब से फिर हम सोचने लगते हैं। जो चरखा युग है उसमें आदमी का थिंकिंग और तरह का होगा, जो खेती का युग है उसमें थिंकिंग और तरह का होगा। तो मार्क्स उस मेथड को लेकर के चलते हैं। बहुत लंबा चौड़ा मार्क्स ने लिखा है, उसको समन्वय करना तो बहुत ही मुश्किल है कि बहुत मार्क्स ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जहाँ डायलेक्टिकल का प्रश्न आया थ्योरी का, तो उसमें तीन चीज़ें आ गई। एक तो ये कि मार्क्स ने कहा, क्योंकि हेगल से ये प्रभावित थे और हेगल का मेथड इन्होंने ले लिया, मेटाफिजिक्स उन्होंने दूसरे राइट वालों ने ले ली, राइटिस्ट वो थे, ये लेफ्टिस्ट थे। तो इन्होंने हेगल से एक तो ये चीज़ ली कि हर एक चीज़ जो है दुनिया की, सारी जितनी चीज़ें हैं वो यूनियन ऑफ अपोजिट्स हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो एक चीज़ जो हो उसका एक ही आधार हो। उन्होंने कहा बाईपोलर है सारी दुनिया, एग्जिस्टेंस। जो कल्पना की दुनिया है वो तो हेगल का मेटाफिजिक्स में एब्सोल्यूट है, ब्रह्म है, लेकिन वो रियल, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता रियल। जब एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक पोल नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो दुनिया की हर चीज़ में पहली चीज़ ये डायलेक्टिकल मेथड मानी कि हर एक चीज़ जो है यूनियन ऑफ द अपोजिट है। फिर उस यूनियन ऑफ अपोजिट के बाद मार्क्स ने दूसरी चीज़ ली। अब इसको लंबा इसलिए नहीं बता रहे कि बहुत लंबा सिस्टम है, समय हमारे पास लिमिटेड है जी। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो यूनियन ऑफ अपोजिट से शुरू होती हैं। और इसके आधार पर मार्क्स ने जो क्लासिकल मटेरियलिज्म था न्यूटन वगैरह का, उसको उसने डिनाई कर दिया कि ये तो मशीन की तरह से है, मैकेनिकल है, इसमें कोई परिवर्तन का सिद्धांत ठीक नहीं है।
तो उसको त्याग दिया है इन्होंने। इनका जो है फिजिकल मटेरियलिज्म नहीं है, इनका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। तो उस डायलेक्टिकल मेथड में ये होता है कि थीसिस, हेगल ने ये रखा था, थीसिस उदरती है, फिर उस थीसिस के अंदर से उसकी एंटी थीसिस उदरती है, फिर दोनों में टकराव होता है। तो ये दूसरा सिद्धांत लिया इन्होंने मार्क्स ने, नेगेशन ऑफ द नेगेशन। पहले एक चीज़ का नेगेशन होता है, पेड़ होता है, उस पेड़ का नेगेशन हो जाता है, वो बीज बन जाते हैं। हम उस पेड़ को, फसल को काट लेते हैं, गेहूं की फसल काट ली हमने, जौ की फसल काट ली, जिस भी हो, तो क्या हो बन गया, बीज बन गया। अब ये इसका पेड़ का नेगेशन बीज बन गया। अब बीज को हमने ज़मीन में बो दिया तो बीज का नेगेशन फिर पैदा हो जाएगा। तो ये नेगेशन ऑफ द नेगेशन का प्रोसेस सारी दुनिया में चल रहा है, हर जगह, चाहे वो कॉन्शियस वर्ल्ड हो चाहे अनकॉन्शियस। यानी सोसाइटी में भी यही चल रहा है प्रोसेस, और यही दुनिया में चल रहा है सारा। तो नेगेशन ऑफ द नेगेशन चलता है। अब इस नेगेशन में कब होता है, कब नेगेट करता है दूसरा चीज़ को, तो उन्होंने कहा इसमें क्या होता है कि एक पोल पर एक क्वांटिटी इकट्ठी होती रहती है, नॉर्थ पोल पर सारी एनर्जी इकट्ठी रहती है। जब वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है पोल के ऊपर, तो क्या होता है, वो एकदम परिवर्तन करती है, साउथ पोल वाली एनर्जी उससे टकराव करती है आकर के, और जब वो टकराव करके बाद जो सिंथेसिस बनती है, वो एक नई चीज़ पैदा होती है दुनिया में। तो परिवर्तन का लॉ क्या है, फ्रॉम क्वालिटी टू क्वांटिटी, ये तीसरा नियम है। तो ये डायलेक्टिकल नियम से उन्होंने अपना पहला डायलेक्टिकल मटेरियल बनाया। इस डायलेक्टिकल मटेरियल के आधार पर उन्होंने फिर सोसाइटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो सोसाइटी में उन्होंने क्या किया कि डायलेक्टिकल तरीके से सोसाइटी चलेगी। तो जिस दिन से ह्यूमन बीइंग ने, आदमी ने सोचना शुरू किया, उसमें उन्होंने किया कि क्लास कन्फ्लिक्ट होंगे, एक क्लास होगी और दूसरी क्लास उसकी अपोजिट होगी, तब ये सोसाइटी बनेगी। हंटर क्लास को, जो हंटर क्लास शुरू में थी, शुरू सारे नॉमेड थे, कोई सिविलाइजेशन नहीं बनी थी, तो हंटर क्लास में क्या था कि जो हंटिंग करते थे, जो शिकार मार करके लाते थे, वो मज़दूर लोग कहलाते थे सारे के सारे। और उसमें शिकार में जो कंज्यूम हो जाता था, खा लेते थे, पी लेते थे उसको, उसके बाद संरक्षण की ज़रूरत पड़ती थी। तो जो शिकार मार करके नहीं लाते थे, वो काम करते थे कि तुम जो कुछ लाए हो मार करके, इसमें जो कुछ बचा है उस बचे हुए को हम कंजर्व कर लेंगे। ये कैपिटलिस्ट क्लास बनती चलेगी। उसका नाम तो कैपिटलिस्ट नहीं लिया उस समय, पर उनका हंटर क्लास में ऐसे लोग थे जो एक हंटिंग करते थे, एक उनके स्वामी थे। तो ऐसी क्लास जब बनी, जब ये बनते बनते क्या हो गई कि इधर जो क्लास थी, इन्होंने हंटर को तो उतना ही खाने के लिए दिया जितना वो हंटिंग करके लाते थे, और अपने पास बिना कुछ काम किए हुए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब ये इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो हंटर क्लास ने रिवोल्ट किया कि प्रोड्यूसर तो हम हैं और रख रहे हो तुम, और हमें सिर्फ उतना ही दे रहे हो जितना हमारा पेट भरने के लिए तुम अपना ऐश कर रहे हो। तो हंटर क्लास ने जब रिवोल्ट किया, दोनों में टकराव हुआ, तो एक नई सोसाइटी पैदा हो गई। कंजर्व करने के लिए चीज़ों को, हंटर क्लास में जो मांस आता है उसको कंजर्व करने के लिए ना तो हमारे पास साधन है, वो गल भी जाता है, सड़ भी जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो हमने कहा कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसको कंजर्व किया जा सके। तो उसके लिए दूसरी, और ये जो थे जो हंटिंग करके लाते थे, चूँकि ये भी उन्होंने खतरा हो गया, वो जो क्लास थी इनको इकट्ठी करती थी कि हंटर क्लास जब शेर को मारते हैं, भेड़िए को मारते हैं, तो हमें भी मार देंगे। तो इन्होंने कहा कि इनको तो ऐसे लगाओ कि ये अपने काम में लगे रहें, उससे इनको मारने की फुर्सत ना मिले। तो एक एग्रीकल्चर क्लास पैदा हुई। अब एग्रीकल्चर क्लास में भी हुआ कि जो खेतों में काम करने वाले थे, किसान लोग थे, वो किसान लोग तो खेतों में काम करते थे, और जो उनका सरप्लस होता था उसको इकट्ठा करने वाले लॉर्ड बन गए, फ्यूडल लॉर्ड, जिनको हम सामंतवादी कहते हैं। ये सामंतवादी उस चीज़ को लेकर के उनसे और अपना ऐश का जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी तरह से फिर सामंतवादी में बरीतन हुई कि एक तरफ से मजदूर बहुत इकट्ठे हो गए, सामंत एक है और उसकी खेती पर काम करने वाले 20 आदमी हैं, तो अकेले सामंत में इतना दम नहीं कि उनसे टक्कर ले सके। तो इसलिए उन लोगों में जब इकट्ठी हुआ तो उन लोगों में इकट्ठे हुए तो सामंत को डर पैदा हुआ। तो सामंत ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं, इनकी जो लेबर की चीज़ आती है, इसको लूट लेंगे, मार लेंगे, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दो कि जिसको ले ना सके। तो और उनके पास माल ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो उन्होंने उसको मशीनों में कन्वर्ट कर दिया। अब मशीनों में कन्वर्ट करने के बाद एक नया
चिंतन आदमी में आया कि खेती में आदमी जो है अपनी फैमिली को सारी को लगा सकता है। मान लो मैं खेत को जा रहा हूँ और मैं खेती में जा कर के कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं अपनी बेटी को भेज दूँगा, बेटे को भेज दूँगा, बहू को भेज दूँगा, तो फैमिली सारी चली जाती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो टेक्निकल काम आ गया। जो मशीन को चलाने वाली शिक्षण मुझे मिला है वो मेरे बच्चे को नहीं मिला, इसलिए मशीन पे चलाने के लिए अगर मैं बच्चे को भेज दूंगा, क्या पता उसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए। तो उसमें क्या हुआ कि मशीन पे लोग जो थे वो फैमिली से कट ऑफ हो गए, जो फैमिली की लॉयल्टी थी उससे कट ऑफ हो गए, यहाँ रहने लगे। और ये जो रहने लगे, सारा मशीन जो थी उसका मालिक बन गया एक आदमी, उसको इन्होंने कहा ये तो कैपिटलिस्ट है, और ये जो है काम कर रही है लेबर है, इसको नाम दे दिया प्रोलतार, और उसको कह दिया उन्होंने कैपिटलिस्ट को कि बूर्जुआ है। ये कैपिटलिस्टों के साथ अब इसमें मार्क्स को ये लगा कि यहाँ पर आकर के जो परफेक्शन होने वाला है कि वहाँ लेबर यूनाइटेड नहीं हो पाती थी, और कैपिटलिस्ट भी इतना कैपिटल एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाता था। तो यहाँ जब लेबर इकट्ठी होगी तो वो कहेगी कि ये जो प्रोडक्शन है, ये जो मशीन है, ये क्या है? मशीन नहीं है ये। मार्क्स कहता है कि लेबर में चेतना जागी कि मशीन जो है ये मशीन नहीं है, बल्कि हमारी लेबर को कॉन्क्रीटाइज कर दिया है। मेहनत हम करते हैं, मेहनत में जो तो एक उन्होंने सिद्धांत बनाया, उसका नाम लिया सरप्लस वैल्यू। तो मार्क्स ने कहा जो सरप्लस वैल्यू को हड़प कर रहा है मशीन के नाम से, ये सरप्लस वैल्यू तो हमारी है, इसलिए जितना हम प्रोड्यूस करते हैं हमें मिलना चाहिए। ये मशीन का मालिक जो है ये उतना ले जितना कि मशीन को करना कर लेता है, और हमें सारा मिलना चाहिए, सरप्लस वैल्यू। इस पर कन्फ्लिक्ट होता है कैपिटलिस्ट का और लेबर का। मार्क्स लेबर को ये कहता है, कैपिटलिस्ट को कहता है कि तुमने जो पूंजी इकट्ठी की है अपनी अय्याशी के लिए, ये अनप्रोडक्टिव हो, तुम प्रोड्यूस तो कुछ कर नहीं रहे। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? वो लेबर कर रहा है। तो ये जो सरप्लस वैल्यू है लेबर के पास जानी चाहिए। लेकिन कैपिटलिस्ट क्या करता है कि लेबर को सर्वाइवल वैल्यू देता है, सिर्फ जीवित रहने के लिए जितना तुम्हें चाहिए, तो वो लेबर को वेज अर्नर बना देता है और लेबर को कमोडिटी बना देता है। जैसे बाज़ार के अंदर ज़रूरत पड़ती है कि आज आलूओं की ज़रूरत पड़ती है तो भाव बढ़ जाएगा, आज आलूओं की ज़रूरत नहीं है तो किसान को 2 रुपये में आलू बेचने पड़ेंगे। तो कैपिटलिस्ट जो है क्या करता है, मज़दूर को कमोडिटी बना देता है। डिमांड और सरप्लस का जो लॉ है वो चलता है मज़दूर के लिए कि आज अगर मज़दूर की ज़्यादा डिमांड है तो पैसे ज़्यादा हैं। तो इन्होंने कहा कि इस चीज़ से बिगड़ने के लिए एक काम करो, इनको वेज अर्नर बना दो, तुम्हारी फिक्स वेज इतनी मिलेगी और उससे ज़्यादा तुम्हें हम नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर तुमने काम करना है तो कर लो। अब ये क्या करता है, अपनी इंसानियत को बेचता है, इसे पैसा चाहिए तो ये बन जाता है और कमोडिटी बन जाता है, जितनी तनख्वाह दे रहा है ठीक है। लेकिन लेबर का कॉन्शियसनेस इसमें रहती है, तो उस कॉन्शियसनेस से लोगों को कॉन्शियसनेस जगाता है मार्क्स कि तुम्हारी चीज़ जो है वो तुम्हें मिलनी चाहिए, ये जो चीज़ तुमने प्रोड्यूस की है इसके मालिक तुम होने चाहिए। ये कॉन्शियसनेस जगाता है। मार्क्स ने, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप मार्क्स को ठीक नहीं कर रहे। मार्क्स ने जो शब्द प्रयोग किया है वो वही शब्द प्रयोग किया है जो हमारे आदर्शवादी धार्मिक लोग करते हैं। कम से कम 3-4 जगह उसके यहाँ शब्द आया है स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन वो उसकी स्पिरिचुअलिटी माला फेरने वाली नहीं है। उसकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो कोई मंदिर में पूजा करने वाली नहीं है। मार्क्स कहता है मेरी स्पिरिचुअलिटी जो है वो ये है कि मैं इनमें ये कॉन्शियसनेस पैदा करना चाहता हूँ कि नोबडी, इसका सिद्धांत क्या है स्पिरिचुअल का, कि नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू अनलेस यू आर रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड। अगर तुम रिफ्यूज़ कर दो कि हम, और वो रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हो, और इसका काम करने से मना कर दो। इसको उसने हड़ताल का भी नाम दिया कि हड़ताल भी है, हड़ताल तो नहीं लेकिन अंग्रेजी बात जो था उन्होंने कहा कि तुम, और इसके लिए तुम डरो मत, इसके लिए क्या लाओ, एक विश्वास अपने अंदर पैदा करो कि मज़दूर जो है किसान, इसके कैपिटलिस्ट, इसके पास एक कमज़ोरी है ये कि कैपिटलिस्ट कभी भी यूनाइट नहीं हो सकता। एक कैपिटलिस्ट दूसरे कैपिटलिस्ट की जड़ काट सकता है कि इसका बिजनेस, बिरला टाटा को फेल करने की कोशिश करेगा, टाटा बिरला को फेल करने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं इनकी इस कमज़ोरी को का फ़ायदा उठाओ तुम, और तुम क्या करो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है, यूनिटी। लेबर को यूनिटी ला करो, ये कहते हैं स्पिरिचुअल है, ये है स्पिरिचुअलिज्म। तो कहते हैं मैं इस पावर को जगा रहा हूँ
ये स्पिरिचुअल पावर इनमें ये है, स्पिरिचुअल पावर। इसको शब्द को लोग गलत इस्तेमाल करके कर रहे हैं धार्मिक लोग कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब तो माला जपना है। मार्क्स कहता है ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। इंसान को इंसान का बोध करा दो कि तुम कमोडिटी नहीं हो, तुम आलू नहीं हो, तुम धान नहीं हो, तुम गेहूँ नहीं हो, तुम इंसान हो। और जब ये जाग जाएगा कि तो वो जब इनके अंदर ये मानवता जाग जाएगी, तो लेनिन ने तो उसको हैव नॉट को कर दिया इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। मार्क्स ने इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी नहीं बनाई। हैव नॉट वो हैं जिनकी मानवता हरण कर ली गई है, जिनको मानव की बजाय कमोडिटी बना दिया गया है। तो कहते हैं मैं इनको ये मानवता देना चाहता हूँ। ये हैव नॉट जो हैं जिनकी मानवता छिन गई है, इनकी मानवता छीन ली गई है इनसे, इनको ये समझा जा रहा है कि ये तो ऐसे हैं रोटी खाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। तो कहता है इनको 3 चीज़ें तो मिनिमम मिलनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अब मार्क्स तो यहीं तक रह जाते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान तक। और उसमें फिर उनको एक बात विश्वास दिला देते हैं वो कि तुम्हारी जो यूनिटी है, जब तुम टक्कर लोगे इनसे तो यू आर नॉट गोइंग टू कोई चीज़ लूज करने नहीं जा रहे तुम। अगर मर जाओगे तब भी दुखों से छूट जाओगे, क्योंकि यहाँ आज हो रहा है कि तुम्हारे आदमी तड़प रहे हैं, बच्चे, रोटी नहीं मिल रही। तो मर जाओगे तब भी छूट जाओगे, और जीत जाओगे तो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा ये जो सारा माल है तुम्हें मिलना चाहिए। प्रोड्यूसर शुड बी ओनर, ये तीसरा सिद्धांत है हमारा सा। जो कमाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो कमाते हैं वही रोटी खाने के अधिकारी हैं, जो नहीं कमाते उन्हें कोई अधिकार नहीं। तो ये कैपिटलिस्ट जो कि नहीं कमाता, तो मार्क्स की थ्योरी जो है वो प्योरली इकोनॉमिक थ्योरी बन जाती है लेनिन के हाथ में जब जाती है। लेनिन इसको फिलॉसफी की बजाय, फिलॉसफिकल तो ये था कि इनके अंदर आत्मविश्वास जगा दो और इनको ये कह दो कि तुम अपने आप को कमोडिटी मत बनाओ, तुम इंसान बन के खड़े हो। और जब इंसानियत जाग जाएगी तो ये इनके अंदर क्या आएगी, पहला सिद्धांत है कि नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू। यही है उसका मार्क्स का स्पिरिचुअल सिद्धांत। मार्क्स कहता है कि ये स्पिरिचुअल सिद्धांत मैं जगा रहा हूँ। इसी सिद्धांत को हमारे यहाँ अम्बेडकर जी ने प्रयोग किया है। बिल्कुल यही वाक्य उन्होंने प्रयोग किया है दलित लोगों को कि आज ये अपर क्लास जो है, ऊंची क्लास तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रही है, शोषण कर रही है। इसलिए शोषण कर रही है कि तुम इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करते। और तुम्हें वही मार्क्स वाली बात कह रहा हूँ कि नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू अनलेस यू आर रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड। अगर तुम ही एक्सप्लॉइट, हाँ जी हम आपके हजूरिया सेवा करने वाले हैं, अगर तुम कह दो कि नहीं, और इस कहने के लिए क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक लेबर वाला कहिया है कि नहीं जी मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा जब तक मुझे पूरी वेजेज नहीं दोगे, तो दूसरा तुम्हारी जगह पहुँच जाए। तो अपने अंदर यूनिटी पैदा करो, ये है मानवता का सिद्धांत। तो इस तरह से मार्क्स ने बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही लंबा चौड़ा सारा सिद्धांत दिया है। और ये जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में इन्हीं के सिद्धांतों को नेगेशन द नेगेशन, जब एक युग का, हम जिसको फ्यूडल कहते हैं युग या सामंतवादी युग या हंटिंग क्लास जो है शिकार करने का युग, तो जब इसमें दूसरा पोल इसको टकराता आकर के तो इसको नष्ट कर देता है, फ्यूडलिज्म को नष्ट कर दिया और एक नई चीज़ पैदा हो गई, उससे पैदा हो गया कैपिटलिज्म। तो यही जो सिद्धांत है कैपिटलिज्म का कि नेगेशन ऑफ द नेगेशन, और इस नेगेशन ऑफ नेगेशन से जो नई सिंथेसिस पैदा होगी उसके गुण जो हैं अलग होंगे बिल्कुल ही, उसमें लेबर का गुण अलग होगा। अब इन्होंने मार्क्सवादियों ने ये कहा कि शोषण के कारण क्या क्या हैं, कैपिटलिस्ट शोषण के लिए क्या काम करता है, तो उसने कहा कैपिटलिस्ट शोषण के लिए एक काम करता है कि वो रिलीजन का सहारा लेता है। अब बाइबल में एक बात कहेगी तो कैपिटलिज्म उसको कहता है, बाइबल कहती है ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। वही लोग धन्य हैं जो गरीब रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग का साम्राज्य उन्हें ही मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि तुम गरीब रहो, स्वर्ग का साम्राज्य। अब किसी गरीब में चूँकि बेचारे में इतना साहस नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि वो उनको कहता कैपिटलिस्ट को कि तुम चले जाओ, स्वर्ग में हमें नहीं चाहिए, स्वर्ग हमें तो इस दुनिया में रोटी अच्छी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो जब तक इनके अंदर ये मानवता नहीं जागेगी और मानवता को नहीं जगाएंगे तब तक ये क्रांति नहीं कर सकते उनके खिलाफ। जब ये इकट्ठे होंगे हो जाएंगे तो रिफ्यूज़ कर देंगे, हम शोषण, तुम्हारा शोषण जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, नोबडी कैन। तो मार्क्स ने
लेबर क्लास के अंदर एक जागृति डाली और लेबर क्लास का जो लेवल था एनिमल एग्जिस्टेंस का, उसको ह्यूमन लेवल पर लाके खड़ा कर दिया। उसमें क्रांति हुई। क्रांति में कैसे, तो इन्होंने रिलीजन का बहुत सहारा लिया। अब वो कहते हैं कि जब तक आप रिलीजन को नहीं तोड़ोगे तब तक क्रांति नहीं हो सकती। मार्क्स के जो शिष्य हैं उसमें अफना सईद एक नाम के बहुत बड़े थिंकर हैं। अफना सईद ने रिलीजन पर बड़ा प्रहार किया है। अफना सईद की किताबें पढ़ो, रिलीजन पर उन्होंने, वैसे तो लेनिन ने भी एक बात कही कि रिलीजन जो है बहुत बड़ी अफीम है, इस अफीम को देकर के ये क्रांति नहीं करने देते। वो गरीब को रिलीजन कह देते हैं, भगवान तुम्हें स्वर्ग में भेजेगा। बाइबल ने लिखा हुआ है कि ब्लेस्ड आर दोज हू आर पुअर। तो रिलीजन का सहारा लेकर के, और रिलीजन में जो डिस्कोर्सेज होते हैं उन डिस्कोर्सेज को जो महंत वर्ग होता है उनको लेकर के ये मजदूरों को कह देते हैं कि भगवान की कृपा से, भगवान तुम्हारी इच्छा सुधारना चाहेगा हालत तो सुधरेगी, भगवान नहीं चाहेगा तो कैसे सुधरेगी। इसलिए भगवान के सहारे खड़े रहो, कीर्तन करते रहो, खड़ताल बजाते रहो, मंदिर में जा कर के प्रार्थना करते रहो, भगवान हमारी हालत बदल दे। तो हालत बदलने का रिलीजन, इनको अफीम की तरह से रिलीजन को यूज़ करते हैं कि इनको रिलीजन अफीम खिला दो, क्रांति नहीं करेंगे। तो इसलिए रिलीजन पर पहले आक्रमण करो। तो अफना सईद ने रिलीजन पर बहुत आक्रमण किया है, उसका भी बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उनने एक दो बात कही है। उसने कहा कि जब तुम शाम को घर जाते हो, आज मजदूरी नहीं मिली तुम्हें, सड़क पर तुम खड़े रहे मजदूरी के लिए, लेकिन ज़्यादा लोग खड़े थे वहाँ पर। तो वहाँ क्या होता है कि जब कमोडिटी ज़्यादा हो जाती है तो रेट कम हो जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने जो कम रेट पे काम करने को तैयार थे, अब उन्होंने रेट तो तय कर रखा है कि एक आदमी को 200 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। लेकिन वहाँ मजदूर हो गए ज़्यादा, तो क्या हुआ कि एक मजदूर ने कहा जी रोट मैं 150 में काम कर दूंगा, दूसरा आ गया कि मैं 100 में कर दूंगा, ये मुझे ले चलो। तो ये सारे काम जो हैं, कहते तुम्हें मजदूरी नहीं मिली क्योंकि तुम 250 मांग रहे थे। अब जब तुम घर आओगे तो तुम्हारा बच्चा भूख से तड़प रहा होगा, रो रहा होगा। तो कहते तुमने कभी देखा है कि मंदिर में आरती शाम को ही क्यों होती है, दोपहर को क्यों नहीं होती? तो कहते मंदिर के अंदर जो ढोल और नगाड़े और शंख बजते हैं वो इसलिए बजते हैं कि तुम्हारे बच्चों की रोने की आवाज़ भगवान न सुन ले। क्योंकि अगर भगवान उस आवाज़ को सुन लेगा तो कैपिटलिस्ट को नाश करेगा। तो इसलिए अगर तुमने अपने बच्चों का रुदन भगवान को सुनाना है तो एक काम करो, मंदिर पर आक्रमण करके इनके ढोल नगाड़े तोड़ दो। जब इनके ढोल नगाड़े टूट जाएंगे तो तुम्हारी आवाज़ भगवान तक जाएगी। लेकिन आगे फिर अफना सईद ने कहा कि भगवान मूर्ख नहीं है, भगवान के सहारे बिल्कुल मत बैठो, वो कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। क्योंकि भगवान मूर्ख नहीं है। भगवान क्या करता है कि संगमरमर का जो महल है, जो कैथेड्रल बनाया चर्च, वो संगमरमर लगाया हुआ चर्च में, कैथेड्रल में बढ़िया गद्दे लगाए हुए हैं वहाँ। जो आपका सिंहासन बनाया हुआ भगवान में एकदम रेशम का बनाया हुआ है। और जब आता है आदमी तो वहाँ क्या करता है, मेवा रखता है, वहाँ बर्फ़ी रखता है। तो भगवान इन चीज़ों को छोड़ करके तुम्हारे साथ क्यों आएगा? तुम्हारे घर में सूखी रोटी मिलेगी उसको, तुम टूटी हुई खाट पे पिलाओगे। इसलिए बिल्कुल भगवान का सहारा छोड़ दो, खड़े हो जाओ। तुम्हारा भगवान कौन है? तुम्हारी यूनिटी। ये जो यूनिटी है इसको मजबूत करो, और जब ये मजबूत हो जाएगी तब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। उर्दू में भी यही लोग लिखा है। उर्दू में भी इन शेरों का, क्योंकि उर्दू में बड़े ऐसे लोग हुए जो मार्क्सिस्ट थे थोड़े सारे। तो कहते तीरगी अपने मुकद्दर की मिटाने वालों, अपने मुकद्दर का अंधेरा अगर मिटाना है तो बैठे मत रहो, छीन कर चांद सितारों से रोशनी ले लो, इनके हाथ से छीनना पड़ेगा। तो मार्क्सिज्म जो है वो उस तरह का, जो मेटीरियलिज्म है वो मेटीरियलिस्टिक है। और इस पर बहुत सारी किताबें बहुत लिखी गई हैं। आपका थॉट भी वैसे ही बन जाता है जैसे मेटीरियल सर्कमस्टांसेस। आपके विचार जो हैं वो दुनिया को नहीं बदलते, बल्कि आपके मेटीरियल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके विचारों को बदल देते हैं। इसलिए जो आदमी मंदिरों में रहेगा उसका विचार होगा मैं शोषण करूं इनका। और अमीरों का सिद्धांत, अमीर आ रहे हैं तो कह रहे हैं आइए
भगवान आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और गरीब आएगा तो मंदिर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी बन जाएगी। तो इस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है मार्क्सवादियों ने। तो मार्क्स का सोशलिज्म जो है वो और तरह का है, शुद्ध मेटेरियलिस्टिक है, और उसमें सारी संपत्ति को हड़प करो, क्रांति करके वहाँ रेड आर्मी ने जितने ऐसे शोषण करने वाले कैपिटलिस्ट थे कितने मार दिए। कोई तो कहता है 2000 मारे, अमेरिका वाले कहते हैं 15,000 आदमी मारे उन्होंने। तो रूस वाले भी ये तो मानते हैं कि क्रांति जो रक्त क्रांति की हमने, लेकिन वो कहते हैं हमने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने बहुत एडवांस करके प्रॉपर्टी रखी हुई थी और लेबर का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो ऐसे हमने 2000 आदमी मारे को। अमेरिका वालों ने एग्जैजरेट कर दिया कि जिन्होंने 15,000 20,000 आदमी मार दिए, लेकिन क्रांति की उन्होंने। वो कहते हैं बिना क्रांति के आपका भाग नहीं बदल सकता। ये कैपिटलिस्ट छोड़ेगा नहीं, एक पैसा भी नहीं छोड़ना चाहता है तो छीननी पड़ेगी। छीन कर चांद सितारों से रोशनी ले लो। ये मार्क्सिज्म का संक्षिप्त स्वरूप, क्योंकि मार्क्सिज्म इतना बड़ा है कि इसको हम अगर वर्णन करने लगे तो एक दिन नहीं बल्कि एक हफ्ता लग जाएगा सारा। गांधी जी का सोशलिज्म बिल्कुल अलग है जी, वो उस पर भी मैं जानना चाहूँगा। गांधी जी का सोशलिज्म जो है, गांधी जी ने कहा कि कुछ लोग मेरे ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि भारत में सोशलिज्म नहीं था। गांधी जी ने बोरो किया है सोशलिज्म मार्क्स से, सिर्फ उसमें से हिंसा निकाल दी है कि हमने मारना नहीं, तो सारा का सारा सोशलिज्म गांधी। तो गांधी जी ने अपना सोशलिज्म जो बनाया उसमें कहा कि माई सोशलिज्म हैज़ नॉट बीन बोरोड फ्रॉम एनी अदर कम्युनिटी और एनी अदर थिंकर। मेरा सोशलिज्म जो निकला है वो भारतीय ग्रंथों में से मैंने निकाला है। और गांधी जी ने कहा केवल एक श्लोक मैंने लिया है ईशावास उपनिषद से, उसी से मैंने अपना सारा सोशलिज्म खड़ा किया है। वो उपनिषद क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गिरधय कसिद्धनम। ये है सारा गांधी जी का सोशलिज्म। उन्होंने सिर्फ एक शब्द बदल दिया है, ईश्वर की जगह समाज कर दिया है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये सब ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं, भगवान की हैं। तुम्हारा कोई, कहते हैं हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि जब हम भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो एक तरफ भूदेवी खड़ी होती हैं और एक तरफ श्री देवी खड़ी होती हैं। तो भगवान ही मालिक है, भगवान की पत्नी को तुम अपनी कैसे बना लोगे? तो भगवान मालिक है भूदेवी का भी, जितनी भी भूमि है सबका मालिक भगवान है, और जितनी भी श्री है लक्ष्मी है उसका मालिक भी भगवान है। तो गांधी जी कहते हैं कि यत किंचन जगत्यान जगत, जगत की जिस, अब वो भी कह रहे हैं कि मार्क्स तो सिर्फ प्रॉपर्टी को, अपनी को जो कारखाने हैं और ये संपदा है सारी, इसको कहता था। मैं कहता हूँ घर में प्याला भी है, चाय का गिलास भी है घर में, उसको भी कहोगे ये भी मेरा नहीं है, ये भी भगवान का है, इसका मालिक भगवान है। जब चाहे वो छीन सकता है, जब चाहे वो ले सकता है। तो कहते हैं मेरे विचार मार्क्स से बिल्कुल अलग हैं। जिस चीज़ को भी देखो तो गांधी जी एक कदम आगे चले जाते हैं। मार्क्स मटेरियल प्रॉपर्टी को ही नेशनलाइज करना चाहता है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा शरीर भी भगवान का है। तो भगवान की जगह उन्होंने कहा कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही भगवान है। एक आदमी भगवान नहीं हो सकता। जब हमारी सबकी चेतना मिल जाती है, तो जब सारी मानवता इकट्ठी हो जाती है, तो उसी को हम भगवान मान लेते हैं, वो समाज। तो मेरा शरीर भी समाज का है। अगर समाज कहेगा कि तुम इसको बलिदान कर दो, तो मैं बलिदान मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं है। मेरे बच्चे जो हैं वो भी समाज की प्रॉपर्टी हैं। समाज अगर कहेगा कि हमें 4 इंजीनियर चाहिए, तो मैं 4 इंजीनियर ही पैदा करूँगा, 6 नहीं करूँगा। ये नहीं कि पड़ोसी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है बीटेक, तो मैं भी मैं समाज से पूछूंगा कितने इंजीनियर चाहिए समाज को। समाज कहेगा हमें 200 इंजीनियर चाहिए, तो मैं ये लोगों को कहूँगा कि 200 के अलावा 201वां बच्चा आपने किया, तो समाज का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा वंचित रह जाएगा कि डॉक्टर नहीं मिलेंगे समाज को। तो गांधी जी का समाजवाद स्पिरिचुअलिज्म, इस भारतीय स्पिरिचुअलिज्म पर खड़ा हुआ है। मार्क्स वाला स्पिरिचुअल शब्द तो दूसरा है। मार्क्स तो कहता है मेरा स्पिरिचुअलिज्म ये है
कि मैं उस कमोडिटी को इंसान बना दूंगा। जिनको आपने मानवता, जिनको आपने मज़दूरों को सिर्फ आलू या प्याज की तरह मार्केट की कमोडिटी बना दिया है, मैं उनके अंदर इंसानियत दे दूंगा। तो मार्क्स का मतलब हैव नॉट का था इंसानियत देना। लेनिन चूँकि इतनी फिलॉसफी ऊंची समझ नहीं सके, लेनिन तो प्रैक्टिकल आदमी थे, तो उन्होंने हैव नॉट का मतलब ले लिया पैसा, कि इसका इस पे पैसा कम है, ये हैव नॉट है, और इन पे पैसा ज़्यादा, ये हैव है सारे। तो मार्क्स का सिद्धांत दूसरा था। गांधी जी जो हैं वो थोड़े थोड़े तो मार्क्स के नहीं रहे, लेकिन उससे भी आगे चले गए। गांधी जी कहने लगे, मेरा स्पिरिचुअलिज्म ये कहता है कि जिस यत् किंचन जगत्यान जगत, जगत की जिस चीज़ को भी देखो, दुनिया की किसी भी चीज़ को देखो तो देखो ईशा वास्तव इदम सर्वम, ये सब कुछ ईशा का है, भगवान का है। अब भगवान की जगह समाधि, इन्होंने समाजवाद बनाने के लिए कहा कि ये समाज ही भगवान है, तो ये समाजवाद बन गया। अब जब हम इस तरह देखेंगे तो हमें क्रांति की ज़रूरत नहीं है फिर। तो गांधी जी ने कहा कि जो कैपिटलिस्ट है वो तो कहते कैपिटलिस्ट को मारो। तो गांधी जी कहते हैं कैपिटलिस्ट को तो मार दोगे, लेकिन कैपिटलिस्ट के अंदर जो गुण है वो किसी में भी आ सकता है, गुण पैसा जमा करने का। एक मजदूर है उसको भी उतनी तनख्वाह मिल रही है, और एक दूसरा मजदूर है उसको भी उतनी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन इस मजदूर के अंदर ये गुण है कि मैं इस पैसे को कैसे जोड़ जाड़ के करूँ। तो ये मूंगफली बेचते बेचते भी, बिरला जो थे वो कलकत्ता में मूंगफली बेचने गए थे, तो उनके अंदर ये गुण था कि पैसे को कैसा इकट्ठा करना है। तो वो पैसे को इकट्ठा करने का गुण था, तो मूंगफली बेचते बेचते आज बिरला की संपदा बन गई। तो इस गुण को थोड़ी मार दोगे आप। तो कहते ये भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये मेंटल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब गुण, ये भी आदमी की प्रॉपर्टी है। तो कहते इस प्रॉपर्टी को थोड़ी मार दोगे आदमी, इसको यूटिलाइज करो, जिसके अंदर ये गुण है इसको समाज के लिए करो। जो कुछ तुम प्रोड्यूस कर रहे हो ये समाज के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे तुम। तो चेंज ऑफ हार्ट, तो गांधी जी का सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का। जब आप लोगों को बताओगे कि तुम इस चीज़ के मालिक नहीं हो, तो तुम तो केवल ट्रस्टी हो। जैसे मैं अपना सोना आपके पास रख जाऊं कि इसको ठीक तरह रखना, और 2 साल के बाद आके मांगूं, तो अगर आप बेईमान हो तो कह दोगे ये सोना मेरा है, अगर आप ईमानदार हो तो भी सोना मुझे वापस कर दोगे। तो उन्होंने कहा ट्रस्टी जो है वो उसको इस तरह रखेगा कि जो कुछ भी संपदा मुझे मिली है ये भगवान की, मेरी नहीं है, सोसाइटी की है। तो सोसाइटी जब इतना मांगेगी तो मैं सोसाइटी को दे दूंगा, और जब सोसाइटी ये कहेगी कि तुम रखे रहो संभाल के, तो संभाल के, तो मैं संभाल के रखने वाला हूँ, मिसयूज ना हो जाए इसका। तो इसलिए गांधी ने कहा कि क्या करोगे, अपरिग्रह। ये सोशलिज्म है गांधी जी का। डोंट, अपरिग्रह का मतलब कि जितनी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप जोड़ते हो, रखते हो, तो आप पापी हो, समाज के साथ पाप कर रहे हो। गांधी जी ने वही शब्द प्रयोग किए हैं जो मार्क्स वाले शब्द हैं। मार्क्स कहता है कि जितने भी ये कैपिटलिस्ट हैं दे आर थीफ, चोर हैं समाज के। ये जो सरप्लस वैल्यू है जो मज़दूर ने कमाई थी, मज़दूर ने आज इतना पैदा किया, इतना पैदा किया, तुम तो मज़दूर को उतनी वो दे रहे हो वेज जो है, और तुम उस माल को बाज़ार में बेच रहे हो सारे के सारे, तो सरप्लस वैल्यू आ रही है, उसकी ज़्यादा पैदा कर दिया, तो उसको क्यों नहीं देते हो। तो मार्क्स ने जो शब्द प्रयोग किया कि ये चोर हैं और इनको वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। गांधी जी ने भी वही शब्द प्रयोग किए हैं। जो परिग्रह करता है यानी अपरिग्रह नहीं करता वो समाज का चोर है। गांधी जी एक आदमी के घर गए, उसके घर में जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ एक रैक के अंदर जूते रखे हुए थे, 8-9 जोड़ी जूते रखे हुए थे। तो गांधी जी ने कहा कितने आदमी रहते हैं घर में, 8-9 जोड़ी जूते। उसने कहा कि ये मेरे ही है जूते, ये मैं बाथरूम जाता हूँ जब ये डिनर पे जाता हूँ तब ये जूता पहनता हूँ, जब बाहर खेलने के लिए जाता हूँ। तो गांधी जी ने कहा वो जाओ अब एक काम करो, समाज में जा कर के देखो, 8 जूते जो तुमने यहाँ रखे हुए हैं, समाज में 8 बच्चे गरीबों के नंगे पैर घूम रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो तुम चोर हो, समाज से चोरी की है तुमने। तो ये सब गांधी जी ने प्रयोग वहीं से किया। तो उन्होंने कहा ये 7 जोड़ी जूते दान कर दो उन लोगों को जिन पर जूता नहीं है।
तुम इनके ट्रस्टी बन के रहो कि जूते खराब ना हो जाएं, पॉलिश वॉलिश ठीक करके रखो इनका। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी संपत्ति को अपने बेटों पर भी मानता हूँ, मैं उन बेटों को भी समाज को देने के लिए तैयार हूँ। मैं समाज कह के 4 बेटे मिलिट्री में भेज दो तो भेज दूंगा समाज के हैं, तो मैं तो ट्रस्टी हूँ इनका बस। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है, इसको लेकर के गांधी ने कहा कि ट्रस्टी बन करके रहो। अब गांधी जी के समाजवाद को लोहिया जी ने अपनाया बिल्कुल। लोहिया जी ने कहा कि सच्चा समाजवाद देश में जब आएगा जब रामराज आ जाएगा। तो लोहिया जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। अब नेहरू जी के तो बहुत खिलाफ थे वो लोहिया जी। वो कहते थे कि नेहरू जो है चाहे कितना ही अपने आप को कहा कि मैं रूस से प्रेरणा ले रहा हूँ, लेकिन ये कैपिटलिस्टों के जो बड़े बड़े कारखाने वाले हैं, ये जो ह्यूज इंडस्ट्री लगा रहा है, ये सारी हमारी जो भारत के अंदर जो है वो लेबर पावर बहुत ज़्यादा है, और इंडस्ट्री आपने लगा दी सब बेकार हो जाएंगे, बेरोज़गार बेचारों को रोज़गार ही नहीं मिले। इसलिए ग्रामीण से शुरू करो सारे के सारे। गांधी जी भी यही कहते थे कि भाई ग्रामीण जो चीज़ है वो बेरोज़गारी को ख़त्म करेगी, और ये जो इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री लगा रहे हो इससे बेरोज़गारी, किसान बेकार हो जाएगा, गाँव में बेकार हो जाएंगे सारे। तो सोच सोच करके नेहरू ने कहा मैं विलेज इंडस्ट्री में विश्वास नहीं करता। हिंदुस्तान में जब ही प्रॉस्पेरिटी आएगी जब ही हैवी इंडस्ट्री लगेंगे। तो इस पर झगड़ा था। तो लोहिया का भी इसी बात पर। तो लोहिया ने यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया कि हर साल एक मेला लगाया, रामायण मेला उसका नाम रखा, लेकिन उसमें रामराज की कल्पना रख के। रामराज में सबसे बड़ा क्या काम किया कि भीख मांगना जो है ये सबसे बड़ा पाप है। समाज को ये देखना चाहिए कि तो आप जब भीख देते हो ना किसी आदमी को, तो इसलिए नहीं देते कि आप उस पर बड़ी कृपा कर रहे हो, आप अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए भीख देते हो। मेरे पास इतना धन है, मैं दे रहा हूँ इनको रोटी खाने के लिए, तो इनका रोटी देने वाला मैं हूँ। कहते ये अहंकार जो है आपका, ये कभी भी सोशलिज्म नहीं आने देगा। तो आप रामराज में क्या करोगे, जाचक सकल अजाचक। जिस दिन रामराज गद्दी पे बैठे तो उन्होंने पहला अपने लोगों को कहा कि जाचक सकल अजाचक किन्हें, जितने भीख मांगने वाले हैं उनको ऐसा कर दो कि कल से उन्हें भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। किसी की छोटी दुकान खुलवा दो, जो इसका फिर कि जो ज़्यादा दुकान संभाल सकता है उसको बड़ी दुकान खुलवा दो, इसको नौकरी दे दो, इसको कुछ भी करो, लेकिन कल से कोई आदमी भी भीख रहे। तो कहते ये है सोशलिज्म। तो ये लोहिया का सोशलिज्म गांधी जी से बहुत प्रभावित है। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है सारे के इसमें लोग कहते हैं कि मॉरल जो आपका लॉ है, ये जो ईविल आदमी है जिनकी वृत्ति ही शैतान जैसी है, उन पर गांधी जी का आपका मॉरल लॉ काम नहीं करेगा। उनको तो मार्क्स वाला डंडा ही लगाना पड़ेगा। आप मॉरली प्रीच करते रहो भैया ये जूते दिया हो, जूते दिया हो, तो जैसे ही गांधी जी निकल के जाएंगे वो गांधी जी की हंसी उड़ाएगा कि बताओ मेरे जूते मैंने खरीदे, गांधी कह रहा है उनको दियाओ गरीबों को। तो गांधी जी के सोशलिज्म में कमी यही रह गई कि मॉरलिटी से, जब तक एजुकेशन हमारी, गांधी जी भी कहते थे जब तक एजुकेशन हमारी ऐसी नहीं बने कि हम शुरू से ही लोगों को तेन त्यक्तेन भुंजिता। अब इसको भी टैगोर ने बहुत एक्सप्लेन किया, और गांधी जी कहते थे कि जो तू भोग कर रहा है जितना, इसको तू त्याग करके देख, त्यक्तेन, तो उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। टैगोर ने यही कहा कि एक पंडित को बुलाया उसने कहा पंडित जी आप यहाँ कितने दिनों से पूजा कर रहे हो? उसने कहा जी मुझे 40 साल हो गए। कहते 40 साल में शिव जी ने तुम्हें दर्शन तो दिए नहीं? तो उसने कहा नहीं दर्शन नहीं दिए, पता नहीं क्या कमी है, लेकिन मैं 40 साल से दूध चढ़ाता हूँ यहाँ आकर। तो टैगोर ने गीतांजलि में कहा कि आओ मैं तुम्हें दर्शन कराऊँ भगवान के। ये जो जड़ है इसको चेतन बनाना बड़ा मुश्किल है। ये जो पत्थर का भगवान है इसमें तुम दूध चढ़ाते हो तो उसमें चेतना नहीं आएगी, और मैं तुम्हें चेतन ब्रह्म के दर्शन कराता हूँ, वहाँ तुम ये दूध चढ़ाओ फिर तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। तो उसको पकड़ करके ले गए कि झोंपड़ी में जहाँ बच्चा पड़ा हुआ तड़प रहा था दूध के लिए, नाली के किनारे पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा इस बच्चे के मुंह में ये दूध डालो जो शिव जी पे चढ़ाते हो। तो जैसे ही उन्होंने बच्चे के मुंह में डाला, बच्चे के चेहरे पर बड़ी खुशी आ गई
एक तेज चमकने लगा। टैगोर ने कहा देखो अब भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तेज चमक रहा है। तो ये गांधी जी का सोच ली मॉरल लॉ पर खड़ा हुआ है। तेन त्यक्तेन, त्याग करो, जो चीज़ आपके पास आ जाए उसको ये कहोगे ये मेरी नहीं है, मुझे इतना ही चाहिए। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं। एक और जगह गए गांधी जी, वहाँ एक क्लर्क का मकान था, लेकिन उसने एक गमला बनाने के लिए जगह बनाई हुई थी बड़ी खूबसूरत, और उस पर चारों तरफ जो उसकी लिमिट बनाई थी वो स्टेथोस्कोप जो होता है डॉक्टरों का, वो इस तरह बना करके उसके बीच में एक पौधा लगाया हुआ था, तस्वीर लगाई हुई थी। तो गांधी जी ने कहा कि आर यू डॉक्टर? उसने कहा नहीं। फिर ये स्टेथोस्कोप क्यों लगाया हुआ है? उसने कहा इससे बड़ी खूबसूरती आ गई इस तरह। गांधी ने कहा नो, इसका मतलब कोई डॉक्टर ऐसा है जो तड़प रहा है पैसे के लिए, उसके दुकान ठीक नहीं चलती होगी और वहाँ मरीज़ मरेंगे जाके, ये स्टेथोस्कोप उसे दे के आओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो मार्क्स कहता था कि ईच, अब मार्क्स जो मानता है, लेनिन ने यही कहा, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, है जी, हाँ हाँ चलो, हाँ जी, बोलो क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ गौतम जी बोलो। हाँ हाँ, आशु शौकीन जी से मिलो जाके। यहाँ ना हुई तो फिर दिल्ली की लाइब्रेरी में देखना, या चंडीगढ़ की लाइब्रेरी में देख लेना। पूछ लो। तो मार्क्स ने तो जो बात कही थी वही कही थी कि हम ऐसे लोग पैदा करेंगे, कम्युनिस्ट मैन। और कम्युनिस्ट मैन क्या होगा? ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। कम्युनिस्ट मैन कभी भी वेज के लिए काम नहीं करेगा, वो सोसाइटी के लिए काम करेगा। आपका ये नहीं होगा 10 बजे आए 5 बजे चले गए। वो कहेगा नहीं, अभी तो मेरे अंदर शक्ति है, मैं समाज के लिए और ज़्यादा पैदा कर सकता हूँ। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी प्लंटी की सोसाइटी होगी, शॉर्टेज में आएगी। और ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जितनी उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से ही लेगा वो, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं लेगा। कम्युनिस्ट मैन ऐसा हो जाएगा सारा का सारा। फिर ये डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाएगी। जब तक कम्युनिस्ट पैदा नहीं होता तब तक हमें डिक्टेटर रखने पड़ेंगे कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं दोबारा ना पैदा हो जाए उनको मारने के लिए। लेकिन कम्युनिस्ट पैदा, तो गांधी जी भी वही लक्ष्य रख रहे हैं अपना। लक्ष्य वही है, लेकिन गांधी जी ने लक्ष्य निकाला है ईशावास से, उपनिषद से। गांधी जी भी कहेंगे कि हमें एजुकेशन के द्वारा ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में डंडा नहीं चलता मार्क्स की तरह से। डेमोक्रेसी में क्या चलता है? एजुकेशन। तो हमें एजुकेशन के द्वारा लाना पड़ेगा कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। हाँ जी, हेलो, तो गांधी जी भी यही कहते हैं, लक्ष्य दोनों का एक ही है, तभी वो सोशलिस्ट कहलाते हैं कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। आप समाज को जितना दे सकते हो, तो गांधी जी ने तीन तरह के आदमी बना दिए। गांधी जी ने कहा कि जो देवता वृत्ति के आदमी हैं वो ये है कि सोसाइटी से लेंगे कम, देंगे ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैदा करेंगे। तो ये होगा कि मैं तो और 6 बजे तक 6:30 तक भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना काम करूँगा कि 4 साड़ियाँ बनाने के बजाय 7 साड़ियाँ पैदा करके जाऊँगा मिल, ताकि वहाँ जब माल ज़्यादा हो जाएगा तो सस्ती हो जाएंगी साड़ियाँ। तो वो सोसाइटी के लिए काम करेगा, वेज के लिए काम नहीं करेगा। मार्क्स का सारा निशान ये है कि जो कम्युनिस्ट मैन होगा ही विल नॉट बी ए वेज अर्नर, ही विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी।
और सोसाइटी से लेगा कितना, जितनी उसकी नीड है। अब नीड तो आदमी की इतनी होती है कि आदमी चाहे मैं हिंदुस्तान का राजा बन जाऊं, तो मार्क्स ने कहा नीड कौन तय करेगा, ये स्टेट तय करेगी। क्लर्क की क्या नीड है, डॉक्टर की क्या नीड है, इंजीनियर की क्या नीड है, प्रोफेसर की क्या नीड है, तो एवरी क्लास के लिए। अब डॉक्टर के पास अगर कार नहीं होगी तो मरीज़ मर जाएंगे, डॉक्टर नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन एक दफ्तर में जो चपरासी है उसको कार की ज़रूरत नहीं है, तो सोसाइटी तय कर देगी कि अगर इस चपरासी ने कार खरीदी है तो इससे कार छीन करके उस डॉक्टर को दे दो जानी है। सारी चीज़ सोसाइटी के, नेशनलाइज। कोई चीज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती मार्क्सिज्म में। गांधी जी भी यही कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, सब समाज की होगी, लेकिन हम किसी को मारेंगे नहीं, हम एजुकेशन के थ्रू लाएंगे। और लोहिया जी भी यही करते हैं कि रामराज के लिए हम जलसे करेंगे, लोगों को बताएंगे। सबसे पहला वाक्य हमराज का यही कहेंगे, हमराज का, कि अगर आपने समाजवाद बनाना है तो भिखमंगा कोई नहीं रहना चाहिए। कल के बाद कोई आदमी भीख मांगने वाला, क्योंकि राम ने कहा था जाचक सकल अजाचक कीने, अजाचक माने भीख मांगना, कि भीख मांगने वाला कोई नहीं दिखाई देना चाहिए। तो क्या करो, कहते हैं इनको भीख मत दो, भीख से तो तुम अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहे हो। इनको करो, इनको ऐसे कर दो कि कुछ बिजनेस करा दो, भाई तू अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता तो तुझे कल से हम रेहड़ी लगवा देंगे, तू अच्छा ज़्यादा काम कर सकता है, तेरे अंदर है तो तुझे हम एक दुकान सब्जी की खुलवा देंगे। तो और कपड़ों के बारे में अच्छी बात जानता है, भीख मांग के भी लाता है तो उसमें से बहुत सारे कपड़े हैं उनको, तो तुझे हम कपड़े की दुकान खुलवा देंगे, लेकिन भीख मांगने वाला दिखाई नहीं देना चाहिए। तो लोहिया कहते हैं रामराज ही सच्चा। तो गांधी जी भी इसी बात को मानते हैं कि रामराज आएगा तो सच्चा सोशलिज्म आ जाएगा। तो अब ये सारे सिद्धांत इतने विस्तृत हैं कि इनको आप शॉर्ट में लाना चाहें तो नहीं ला सकते। मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ही, अब मार्क्स शुरू में डार्विन से बड़े प्रभावित थे, क्योंकि डार्विन जो है वो कहता है कि खूनी क्रांति, नेचर का जो क्लॉज हैं वो खून में संघर्ष हो रहा है दुनिया में, सर्वाइवल के लिए संघर्ष करते हैं, फिर उससे नई सी। तो मार्क्स ने कहा कि डार्विन में मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने डार्विन का पढ़ा, उसमें देखा कि डार्विन कहता है कि जो एनिमल है, जो बंदर है, उसके ही गुण आदमी के अंदर आएंगे, आदमी के, और जो वो है चिंपैंजी, उसके गुण जब बंदर में आएंगे। तो उसने इसको फेंक दिया। उसने कहा नई, जब फ्यूडल क्लास आएगी, जो हंटर क्लास आएगी, तो उसमें आदमी और तरह का होगा, और जब ये फ्यूडल क्लास आएगी तो इसमें आदमी और तरह का होगा, और जब कैपिटलिस्ट क्लास आएगी तो इसमें और गुण होंगे। तो जब सोसाइटी बदलेगी तो गुण ही बदल जाएंगे। तो ये कहना कि लोअर क्वालिटी के गुण जो हैं वो हायर क्वालिटी में आ जाते हैं, धिक्कार दिया। मार्क्स ने कहा, इसे डार्विन को फेंक दिया। उसने कहा लोअर क्वालिटी के गुण कभी भी हायर क्वालिटी में नहीं आएंगे, हायर क्वालिटी के अपने गुण होंगे। तो कैपिटलिस्ट समाज के और लॉ होंगे, फ्यूडल समाज के और लॉ होंगे, और कम्युनिस्ट समाज के और लॉ होंगे। तो मार्क्स ने उसको निकाल दिया। तो एक एक चीज़ को मार्क्स का देखते रहे। अब फ्यूरबाख ने तो मार्क्स को क्रांति का सबसे बड़ा, मार्क्स तो सबसे अपना गुरु मानता है क्रांति का, क्योंकि फ्रेंच क्रांति को उसने कराया था फ्यूरबाख ने। तो फ्यूरबाख को पढ़ेंगे सारा तो बहुत लंबा चौड़ा उसका, फ्रांस की क्रांति को। तो मार्क्सिज्म बहुत लंबा है। अब बहुत सारे लोग मार्क्सिज्म के बारे में उतना ही जानते हैं जितना दास कैपिटल में है, क्योंकि दास कैपिटल अंग्रेज़ी में किताब लिखी है। बाकी जो हायर बहुत ऊंची फिलॉसफी जो लिखी है वो सारी जर्मन लैंग्वेज में लिखी है। तो मार्क्स का जो साथी था एंजेल्स, उसने मार्क्स को कहा कि हमने जो, तो आप इतने ऊंचे ऊंचे सिद्धांत लिख रहे हो जर्मन लैंग्वेज में, और हमने क्रांति करानी है वेबर से, तो एक किताब ऐसी लिखो जो वेबर की समझ में हो, मार्केट मैन के लिए भी कोई किताब लिखो। तो मार्क्स ने फिर दास कैपिटल लिखी अंग्रेज़ी में, क्योंकि इंग्लैंड में बैठा था, वो जर्मनी से निकाल दिया गया था। तो वहाँ उनने लेबर का, और वहीं ज़्यादा ख़राब हालत थी। मिल ने तो किल को कह दिया था, मिल ने तो कहा था कि हम इनकी हालत, ये तो इनके कर्मों का फल है, भगवान इनको कर्मों का फल दे रहा है कि इनके बच्चे भूखे मरे, रोटी खाएँ, तड़पें, इन्होंने भी किसी को तड़पाया होगा पहले, तो हम इनकी कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते।
इंसान भगवान के नियम को नहीं तोड़ सकता। तो वहाँ खराब हालत तो इंग्लैंड में थी, तो वहाँ की हालत देख करके मार्क्स ने लिखा सारा जितना भी। इतनी आप इनको इंसान भी नहीं समझ रहे, आप ये कह रहे हो कि तूने पापी है तो पापी कर्म। गरीब कभी पापी नहीं होता। सबसे पहली बात मार्क्स ने जो जर्मन में अपने फिलॉसफी की है, उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट जो है वो पाप करता है अपनी कमाई इकट्ठी करने के लिए, और गरीब जो है वो तो बेचारा कर ही नहीं सकता पाप। उसे तो पता है कि अगर मैंने एक माचिस की एक तीली भी चुरा ली तो पुलिस मुझे डाल देगी, मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। और कैपिटलिस्ट जानता है कि मैंने अगर घोटाला 10 करोड़ का भी कर दिया तो 4 करोड़ में एक वकील करके मैं जीत के आ जाऊंगा। तो मार्क्स ने पहले लिखा है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। ये जो मिल ने कहा है कि तुमने पाप किए होंगे इसलिए भगवान तुम्हें सज़ा दे रहा है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो कि हम तो पापियों की सज़ा देने के लिए अपना यूनिटी बना रहे हैं। तो वहाँ बिल्कुल भौतिकवाद से जुड़ गया है। यहाँ गांधी जी का शास्त्र सोशलिज्म जो है वो अध्यात्मवाद से जुड़ गया है। ठीक। तो ये दोनों में बहुत बेसिक अंतर हो जाता है। अब लोहिया जी जो है उन्होंने गांधी जी की चीज़ को रामराज में ले लिया। अब रामराज के लिए गांधी जी की चीज़ भी कि भाई इकोनॉमी कैसी होगी, सोशलिज्म की इकोनॉमी कैसी होगी, सोशलिज्म में लोगों को क्या कैसे कैसे मिलेगा। बहुत लंबा चौड़ा गांधी जी के इकोनॉमिक सिद्धांत सारे, तो इस पर बड़ा डिटेल चाहिए सारा। इसके लिए तो आपको 2-3 दिन बैठना पड़ेगा यहाँ। नहीं, मैं तैयार हूँ मैं तैयार तो हूँ। इसलिए शॉर्ट में यही है। तो ये शॉर्ट में आपको थोड़ा सा हमने जी बता दिया है। जी। नहीं, आपका बहुत बहुत आभार।